सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज आपने हम इससे पहले आज हम बात करेंगे क्लास 11th के सेकंड चैप्टर की, जो कि है मेज़रमेंट एंड यूनिट्स। इससे पहले हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था, जिसमें हमने सारे टॉपिक को देखा था, फिज़िकल वर्ड के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, जो आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट्स एंड यूनिट्स के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर सेकंड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम किस किस बारे में बात करेंगे। कंटेंट्स देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट्स की, डायमेंशंस की, एरर्स इन मेज़रमेंट्स की और सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मेज़रमेंट होता क्या है, मेज़रमेंट और यूनिट जो होते हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक मेज़र होता है, उसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है। ठीक है, तो मेज़रमेंट का अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि किसी भी अननोन अमाउंट से नोन अमाउंट का कंपेयर करना ही हमारा मेज़रमेंट कहलाता है। ठीक है, और जो यूनिट भी होता है वो भी एक प्रकार का मेज़रमेंट ही होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि जैसे मेज़रमेंट में भी ऐसा होता है कि आप हर एक चीज़ को मेज़रमेंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें आप समझिए, जैसे कि मैं कहूँ कि आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ विशेस। ठीक है, मैं आपको विशेस कर रही हूँ, लेकिन क्या आप उसे मेज़र कर सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार अगर कोई बोल रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, तो क्या आप उसके हैप्पीनेस को मेज़र कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लेंथ, हो गया मास, हो गया डेंसिटी, हो गया अगर किसी रूम में है हम तो उस रूम में पड़ने वाली लाइट की इंटेंसिटी हो गई। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि हम कुछ चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते, और एक्चुअल में होता क्या है मेज़रमेंट। ठीक है, तो फिज़िक्स जो होता है वो ऑल अबाउट मेज़रमेंट और एक्यूरेसी होता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारा होता है कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम जैसे कि हमने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते, और उसके अलावा उन चीज़ों को भी हमने देखा जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखिए आप कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेज़र्ड, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी क्वांटिटी जो होगी वो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जो हमारा लेंथ है, मास है, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो होगी हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी। और आप ये याद रखिए जी, फ़िज़िकल क्वांटिटी या किसी भी चीज़ का जो मेज़रमेंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, Q इज़ इक्वल टू एन यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन Q जो है वो मेज़रमेंट को दिखा रहा है, और एन जो होता है यहाँ पे वो नंबर को डिनोट करता है, और वहीं U जो होता है वो यूनिट को डिनोट करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे आप कहीं भी शॉप में जा रहे हैं सपोज़, और वहाँ आपने कहा कि आपको स्केल चाहिए। ठीक है, उसने बताया कि स्केल 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या आपने बताया अपना एक मेज़र। तो यहाँ पे जो 10 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 10 जो है वो हमारा नंबर हो गया, और जो सेंटीमीटर लिखा है वो हमारी यूनिट हो गई। ठीक है, तो उसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट को लीजिए, उसका मास है अगर 50, तो 50 अगर मास है और मतलब वो 50 ग्राम का है, तो हम ये कह सकते हैं कि 50 इंटू 1 ग्राम, मतलब 1 ग्राम जो है वो 50 टाइम्स है उसमें, इसलिए उसका मास 50 ग्राम है। होप इतना आपको क्लियर होगा अभी तक के। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे
दो प्रकार की क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। पहली जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और दूसरी जो होती है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इन दोनों को आप डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर क्वांटिटीज़, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है वो किसी दूसरे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती। जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटी में आप ले लीजिए लेंथ, मास और टाइम। ये जो होता है ये सारी क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। लेंथ मतलब हमें पता ही है कि लेंथ ही होता है, उसमें हम और किसी को डिपेंड वो कर नहीं रहा है किसी और वैल्यू पर। उसी तरह अब हम बात कर लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी की, ठीक है। These quantities can be expressed as it combination of fundamental quantity। तो ये जो क्वांटिटी होती है इन्हें हम जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसके कॉम्बिनेशन के रूप में डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी आपको समझाते हैं इसको, जो किसी भी चीज़ का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, मान लीजिए कि आपको सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर और एच, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसकी हाइट वाली एच वाली पता होनी चाहिए, उसकी लेंथ और उसकी रेडियस वाली लेंथ हमें पता होनी चाहिए, तब हम उसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। उसी प्रकार से जो हमारा डेंसिटी होता है, डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसिटी जो होता है वो मास इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास जो है और वॉल्यूम, जो मास की वॉल्यूम को हमने देखा ही कि वॉल्यूम किस तरह से अभी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड किया, उसी प्रकार जो डेंसिटी में होता है मास इंटू वॉल्यूम होता है, और मास जो हमारा है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब कहीं ना कहीं जो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्पीड, तो स्पीड जो होता है हमारा वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम होता है। मतलब हम किसी भी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो हमारा स्पीड कहलाता है। तो स्पीड भी कहीं ना कहीं लेंथ के रूप में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर ही डिपेंड कर रहा है। इसलिए अब आपको समझ आ ही गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी अन्य क्वांटिटी पर जो है डिपेंड नहीं करती है, और लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। हम उसके थ्रू ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो आप ये जानते होंगे कि हम जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो पहले जब स्टार्ट हुआ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना कई प्रकार के कंट्रीज़ में या वर्ल्ड में, और जहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तो हमने ये पाया कि हर जगह की एक अलग अलग वो होती है। जैसे कि किसी जगह में उसी चीज़ को हम पाउंड कहेंगे, किसी जगह में उसी चीज़ को किलोग्राम कहा जाता है किसी दूसरे कंट्री में, और किसी अन्य कंट्री में उसी चीज़ को ग्राम कहा जाता है। तो आपने जैसे कि देखा कि हर कंट्री में उसके लिए अलग अलग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं हम, कहीं उसी को ही पाउंड कह रहे हैं, कहीं उसी के मेज़र के लिए हम किलोग्राम का यूज़ कर रहे हैं, और कहीं उसी चीज़ के मेज़र के लिए हम ग्राम का यूज़ कर रहे हैं। तो इससे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की चीज़ें थी और ट्रेंडिंग की चीज़ें थी उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी। तो पूरे वर्ल्ड ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक ही प्रकार का कुछ ऐसा करें जो सब ही देशों के लिए मान्य हो। तो उस क्वांटिटी को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट FPS, ठीक है। तो इसमें ये जो होता है, हम इसमें FPS की अगर बात करें हम तो F जो लेंथ के लिए हम यहाँ फुट का यूज़ करेंगे, F हो गया हमारा, और उसी तरह मास के लिए हम P का यूज़ करेंगे जो कि पाउंड हो गया हमारा, और समय के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे मतलब टाइम के लिए, ठीक है। उसी अब सेकंड देख लीजिए आप, जो हमारा CGS होता है उसमें हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे, C मतलब सेंटीमीटर, और मास के लिए हम ग्राम का यूज़ करेंगे, और टाइम के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे। उसी प्रकार जो तीसरा है MKS होता है, MKS में हम क्या करते हैं
कि MKS में इनमें हम लेंथ के लिए मीटर का यूज़ करेंगे, वही मास के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करेंगे और टाइम के लिए हम सेकंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे कि किसी कंट्री में उसी चीज़ को पाउंड से डिनोट कर रहे हैं, किसी कंट्री में ग्राम से डिनोट कर रहे हैं और किसी कंट्री में किलोग्राम से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम था वो सभी कंट्री के लिए सेम ही था। टाइम के लिए सभी कंट्री में सेकंड का ही यूज़ होता था। तो इस प्रकार अलग अलग कंट्री की जो अलग अलग मेज़रमेंट की यूनिट थी उसे हटाने के लिए एक यूनिवर्सल हमने सोचा कि कुछ ऐसा हो जो सभी ही कंट्री के लिए सेम हो पूरे वर्ल्ड में। तो इसके लिए हमने ऐसा यूनिट को देखते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है। इस ऐसा यूनिट जो टोटल है हमारे 9 होते हैं, तो 7 जो हमारे यूनिट होते हैं और जो 2 होते हैं वो हम बाद में लाए हैं, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। आइए देखते हैं कि ये होता क्या क्या है। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो क्वांटिटी की है, सेकंड कॉलम में उसका SI यूनिट बता रहे हैं और थर्ड कॉलम में हम सिंबल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं कि पहला जो है लेंथ का SI यूनिट मीटर है और उसका सिंबल स्मॉल m है। आप याद रखिएगा ये स्मॉल m है। उसी प्रकार हम मास को लें अगर, तो उसकी SI यूनिट किलोग्राम है और सिंबल kg है, तो इसमें k और g दोनों स्मॉल में रहेंगे। उसी प्रकार टाइम के लिए SI यूनिट हो गया सेकेंड और सिंबल हो गया स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो उसकी SI यूनिट हो गई एम्पियर और सिंबल हो गया कैपिटल A। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात करें तो उसकी SI यूनिट हो गई केल्विन और उसका सिंबल कैपिटल K होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो ये हो जाएगा मोल और इसका सिंबल हो जाएगा MOL, ये तीनों स्मॉल में रहेंगे। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी कैंडेला और इसका अगर सिंबल देखें तो ये हो जाएगा CD, ठीक है। ये सारे क्वांटिटी से आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे, आप जानते ही होंगे कि ये क्या होता है। लेंथ जानते ही होंगे आप, मास भी जानते ही हैं, टाइम भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया, ये सबसे आप कहीं ना कहीं फैमिलियर होंगे ही। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में अगर नहीं जानते होंगे तो आप इसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। अब हम देखते हैं जो 2 और हैं जो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। प्लेन एंगल जो होता है उसका हो जाएगा हमारा SI यूनिट रेडियन हो जाएगा और सिंबल जो होगा स्मॉल RAD होगा। और उसी तरह सॉलिड एंगल का SI यूनिट स्टेरेडियन हो जाएगा और स्मॉल SR इसकी यूनिट इसकी सिंबल होगी, ठीक है। तो आप सब प्लेन एंगल को तो जानते ही होंगे, हो सकता है सॉलिड एंगल आपको नहीं पता हो। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तो आपको स्क्रीन में ये डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें पहला डायग्राम जो है वो प्लेन एंगल के बारे में है और उसके साइड वाला सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले प्लेन एंगल देख लेते हैं। प्लेन एंगल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और ये जो हमें मिलता है वो ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, स्क्वायर में देख सकते हैं और सर्कल में। तो इसका जो एंगल होता है वो यहाँ पर होता है, देखिए आप डायग्राम में, ये जो है इसका एंगल हुआ, ठीक है। और वहीं जो सॉलिड एंगल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो ये जो होता है एनालॉजिकल, ये कोन में मिलता है, क्यूब में मिलता है और स्फीयर में मिलता है, ठीक है। इसका एंगल आपको दिख ही रहा होगा कि ये यहाँ पे बना है, ये इसका एंगल हो गया, ठीक है। तो ये जो प्लेन एंगल होता है वो प्लेन पे बनता है, ठीक है, प्लेन पे ये एंगल क्रिएट करता है। और सॉलिड एंगल में जो इसके सारे पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इसका एंगल बनता है, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है। होप आपको ये समझ आया होगा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो कोई भी पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर बेसिकली द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है वो उसके पावर में होता है, जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। ये जो आपको यहाँ पे स्पीड दिख रहा होगा, ठीक है,
स्पीड में हमने ये जो ब्रैकेट का यूज़ किया है, ये डायमेंशन को दिखाने के लिए हम इसी ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब समझ जाइए आप कि वहाँ पे डायमेंशंस के बारे में बात कही गई है, ठीक है। अब जैसा कि स्पीड हम जानते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, अगर डिस्टेंस को हम समझे कि डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो डिस्टेंस जो होता है हमारा वो लेंथ हो गया, ओके। और टाइम तो टाइम ही रहेगा, ठीक है। अब लेंथ के ऊपर में हम 1 लिखे, और ये जो टाइम है, टाइम नीचे में है यहाँ पे, और जैसे ही टाइम ऊपर जाएगा तो ये ऊपर में -1 हो जाएगा, ठीक है। और आप ये याद रखिएगा कि डायमेंशन को दिखाने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसके फर्स्ट लेटर का हम यूज़ करते हैं। जैसे लेंथ के लिए हम कैपिटल L का यूज़ करेंगे, टाइम के लिए कैपिटल T का यूज़ करेंगे, और मास के लिए कैपिटल M का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा लेंथ के लिए हमने L यूज़ किया और टाइम के लिए T, और वैल्यू आ गई। ये जो आई हमारी, ये डायमेंशन है, ठीक है। आपको होप कि यहाँ से आपको कुछ समझ आया होगा कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। आगे हम इसके और एग्जाम्पल से इसे बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे के एग्जाम्पल्स को। बात करते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा मास जो हो गया, मास जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे m को पहले डिनोट कर दिया। एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, v अपॉन टी, ठीक है। तो v अपॉन टी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो होगा वो लेंथ अपॉन टाइम l अपॉन टी भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन देखिए, होप आपको समझ आ रहा होगा। m को आप एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे जो वेलोसिटी अपॉन टाइम है उसकी जगह आप लेंथ अपॉन टाइम करेंगे, l अपॉन टी, और एक t ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा m इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे अगर, तो m तो ऊपर में ही है तो उसके पावर में 1 आ जाएगा, l भी ऊपर में है उसके पावर में भी 1 आ जाएगा। लेकिन हम t अगर देखें तो t हमारा यहाँ इक्वेशन में नीचे में है। अब इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में -2 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशन। हो सकता है आपको अभी थोड़ी इसमें कठिनाई जा रही हो, या आपको अभी थोड़ा समझने में कठिनाई जा रहा होगा, लेकिन आप अगर इसे 1 से 2 बार भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि एनर्जी का क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी का यहाँ पे आपकी बात किया डायमेंशन का, आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि एनर्जी को किस फॉर्मूला से करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला ले लेते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स का हमने ऊपर में निकाला है डायमेंशन, ये डायमेंशन हम यहाँ पे एज इट इज़ नोट कर देंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एक कोई स्थान से हम दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लेंथ का यूज़ करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा L। तो अब आप अगर इसको देखें तो m की पावर 1, ठीक है। L जो हमारा 2 है इसलिए हो गया L स्क्वायर, और जो t है हमारा t की पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। इसी तरह हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करें ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये एक्चुअल में क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है करंट पर यूनिट टाइम होता है, ये सब आप सबको ही पता होगा, ठीक। तो करंट के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, आपने आगे के चार्ट में देखा ही होगा। करंट के लिए हम यहाँ पे एम्पियर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और करंट पर यूनिट टाइम होता है जो चार्ज होता है, तो यहाँ पे टाइम के लिए हम टी का यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा ए और टी। ये तो इजी है, ये आपको समझ आ ही गया होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह ही अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। वर्क डन का हम जानते हैं कि फोर्स हो जाएगा हमारा इनटू एस,
और चार्ज का भी हमने ऊपर निकाला ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज का A इंटू टी, तो उसको हम एज इट इज़ नोट कर लिए। अब ऊपर आप देखिए कि आपने इसका फोर्स का आपने जो निकाला है उसे आप डिनोट कर दीजिए। जो ये हमने निकाला m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक s है, ठीक। तो इस s के लिए हम यहाँ पे फिर से लेंथ मतलब l का यूज़ करेंगे। तो ये जो ऊपर फोर्स के लिए एक l था, वहाँ पे ये हो जाएगा l², और बाकी एज इट इज़ रहेगा, नीचे भी अपना एज इट इज़ ही है। अब यहाँ पे अब उसकी डायमेंशन अगर हम देखें तो m की पावर में 1 है, l का हम स्क्वायर किए हैं, लेकिन t अगर t नीचे में है, t को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो वो हो जाएगा -2 -1, तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। इसलिए t की पावर में यहाँ पे -3 आएगा, और a जो है हमारा वो भी ऊपर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी आपको ये बात, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये। अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने इससे पहले वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू, इस सब की बात हमने इस फर्स्ट वीडियो में की थी, ठीक है। तो हम इसका आपको याद ही होगा उसका फॉर्मूला जो हमने निकाला था, F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। सबको ये फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ पे अगर हम G की वैल्यू करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा F × r² अपॉन m1 m2, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ से। अब हम देख लेते हैं F की, जैसे कि हमने इससे पहले वाले इक्वेशन में जो F की वैल्यू निकाली थी, ओके। F की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, देख लीजिए, फोर्स की m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो आप उसे एज इट इज़ कीजिए, ठीक है। ये हो गया। F का हमने लिखा, r² बोला है तो हम r की जगह लेंथ लेंगे तो ये l² हो जाएगा। और नीचे जो हमारी है m1 और m2, ये दो क्वांटिटी है, तो इसको हम कर देंगे m का स्क्वायर। अब हम इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो m जो है 2 अगर ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी ऊपर में क्या है, m के 1 है, ये 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, m की पावर -1। और उसी प्रकार जो l है हमारा, l तो दोनों ऊपर में ही है, तो ये हो जाएगा l की पावर 3 और t की पावर -2 एज इट इज़। होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो डायमेंशन जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। ये दो हमारी जो होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसकी जो होती है ना ये 0 0 होती है, आपको दिख ही रही होगी, m की पावर 0, l की पावर 0, ये जो दिख रहा है आपको ये। अब हम इसी की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आपने इससे पहले देखा ही कि ये क्या होता है, आप डायग्राम से समझ ही आ गया होगा आपको कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो ये जो हमारी ये दोनों चीज़ है ये डायमेंशन लेस है, आप ये याद रखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या देख लीजिए आप, प्लेन एंगल में हमने जैसे कि डायग्राम में देखा था कि एक आर्क होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो होगा उसकी लंबाई l होगी, यहाँ पे जो होगा वो r होगा। तो अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा इक्वल क्या होगा हमारा l/r, ओके। तो l जो है उसके लिए हम कैपिटल L का यूज़ किए, यहाँ देखिए आप, यहाँ कैपिटल L का यूज़ किए, ठीक है। और नीचे जो है r, उसकी जगह भी हम r जो है हमारा वो भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो यहाँ पे भी हमने नीचे भी l का यूज़ किया। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोनों l और l, तो क्या बचेगा हमारा l की पावर 0। और जब l की पावर 0 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m की पावर 0 और t की पावर भी 0, ठीक है।
ये आपको समझ आया प्लेन एंगल। अब हम देखते हैं सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं हम। तो सॉलिड एंगल के लिए जो होगा फॉर्मूला वो डायग्राम से आप समझिएगा। ये सॉलिड एंगल का जो डायग्राम होता है हमारे वो यहाँ पे जो एंगल आएंगे यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा वो यहाँ पे भी एल स्क्वायर होता है, यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, ठीक। इसके लिए थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, ओके। तो एल स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपने कर दिया कैपिटल एल का स्क्वायर और आर स्क्वायर की जगह आपने लिखा कैपिटल एल का स्क्वायर। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो L की पावर क्या आ गई, 0, और T की पावर 0 और M की पावर 0 हम लिख सकते हैं। होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉलिड एंगल के डायमेंशंस को हम किस प्रकार से निकाले हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखा होगा कि जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल है, ठीक है, इनकी जो डायमेंशंस है वो 0 है, लेकिन इसकी यूनिट हम जानते हैं कि इसकी यूनिट है। तो आपको याद ही होगा कि हमने ऊपर क्या पढ़ा, प्लेन एंगल की जो है यूनिट, वो यूनिट और सिंबल दोनों पढ़ा हमने। तो यूनिट हम देखेंगे अगर तो रेडियन है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखिए कि इसकी डायमेंशंस 0 0 है, लेकिन इसकी यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे जो डायमेंशन से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला देख लीजिए आप, मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसीडरेबल। जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो कंसीडरेबल नहीं होते हैं। फ्यू फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, मतलब कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये सारी जो क्वांटिटी है इनकी डायमेंशन नहीं होती है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया साइन हो गया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक में देखें तो, लॉग में देखें तो लॉग कुछ भी ले लिया, लॉग साइन एक्स या कुछ भी ले लीजिए। एक्सपोनेंशियल में क्या आता है हमारा, ई की पावर में आप कुछ भी ले लीजिए, 2 3। तो ये जो पावर्स में रहते हैं इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस, मतलब जो ये सारे हैं इनका आर्ग्यूमेंट। अब आप ये बताइए कि आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में क्या जानते हैं आप, ठीक है। हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये साइन के बाद जो हमने ब्रैकेट में x1 लगा है, ये ब्रैकेट में जो x1 है ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ लॉग में बात करें तो ये x2 जो है वो आर्ग्यूमेंट है। इसकी एक्सपोनेंशियल में बात करें तो e की पावर में जो x3 है वो हमारी जो है आर्ग्यूमेंट है। तो ये जो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट हैं ये सभी डायमेंशन लेस होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनलेस, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे डायमेंशनलेसनेस होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ए क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशंस, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी उसकी यूनिट होगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई भी डायमेंशन नहीं है करके, ठीक है। जैसे कि हमने देखा ऊपर कि रेडियन और स्टेरेडियन जो है उसकी यूनिट है, लेकिन उसकी डायमेंशंस हमने क्या देखा कि उसका कोई डायमेंशन नहीं आया, पावर में 0 0 आया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट होगा ही, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जिसकी भी हमने डायमेंशन निकाली, जो भी वैल्यू निकाली, उसमें ये तय है कि अगर उसका डायमेंशन है तो उसकी यूनिट होगी ही। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका यूनिट है उसका डायमेंशन हो ही। जैसा कि आपने देखा ही होगा, हमने स्टेरेडियन और रेडियन का निकाला, उसका यूनिट है हमारे पास, लेकिन उसका डायमेंशन है क्या, नहीं। ये जो है हमारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आप लास्ट जो है हमारा 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन। 2 या 2 से अधिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी सेम डायमेंशंस हो सकते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे जो f है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हमारी,
ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो है होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/t होता है। अब t अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1 हो गया हमारा, ठीक है। तो t की पावर -1 हुआ। उसी प्रकार अगर हम ओमेगा की बात करें यहाँ पे, तो ओमेगा जो होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के लिए क्या होगा, θ/t। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 अगर हो तो 1/t मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर -1। यही आया दोनों का, आपने देखा फ्रीक्वेंसी का भी वही वैल्यू आया और उसी प्रकार सॉलिड एंगल की भी वही वैल्यू आई। तो इससे ये प्रूफ किया हमने कि 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पूरा समझ आया होगा और आपने डायमेंशंस के बारे में सारी बात समझी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ हमें बताइए, ताकि हम आपको क्लियर कर सकें आपकी सारी डाउट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टॉपिक की बात करेंगे। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।